एक बार आप देख लो, ठीक है। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 महाराणा प्रताप। देखो महाराणा प्रताप जब 32 साल के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ गोकुंदा के अंदर, ध्यान रखना। अब होली के दिन किस राजा की मृत्यु हुई? होली के दिन ही किसका राज्याभिषेक? प्रताप का गोकुंदा के अंदर महादेव की बावड़ी। अब महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप का सबसे पहले पढ़ते जन्म 9 मई 1540, ठीक है, वार रविवार, ठीक है, छुट्टी बनी, वार रविवार, और जस्ट शुक्ल पक्ष की तृतीया, जस्ट शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 1597, विक्रम संवत 1597, यानी इसमें आप 57 जोड़ो कितना आ जाएंगे? इसका मतलब विक्रम संवत जो होता है 57 साल ईस्वी सन से आगे चलता है, ईस्वी सन से आगे चलता है। अब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597, कुंभलगढ़ के कौन से किले में? कटारगढ़ के कौन से महल में? बादल महल। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप के पिता बताइए? उदय सिंह। माता जयवंता बाई या जीवंत कौर। क्या इसको बोलते हैं? जीवंत कौर। पाली के अकेरा सोनगरा की पुत्री थी। अब महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? टीका। क्या नाम था? टीका। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भीलों के बच्चों को, आदिवासियों के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? क्योंकि महाराणा प्रताप का बचपन कहां पर बीता? कोमलगढ़ दुर्ग में बीता। इसके आसपास के जो वीर थे वो महाराणा प्रताप को क्या कहते थे छोटी अवस्था में? टीका। तो प्रताप के बचपन का नाम क्या हो गया? टीका। बचपन में उसको टीका बोलते हैं। अब कोमलगढ़ में महाराणा प्रताप का बचपन बीता, यही वो बड़ा हो। अब महाराणा प्रताप की शादी 1557 में किससे हुई? अजरुद्दीन पवार से। किससे हुई? अजरुद्दीन पवार। और 16 मार्च 1559 अजरुद्दीन से अमर सिंह का जन्म हुआ। किसका हुआ? अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म, अमर सिंह का विद्यार्थी। अब देखो जिस समय महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1572 को, उस समय मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। क्योंकि अगर आप 1572 से पहले 68 चित्तौड़ का तीसरा साल, 35 चित्तौड़ का दूसरा साल, 1527 खानवा का युद्ध, यानी 3 बड़े युद्ध लड़े हुए थे, तो मेवाड़ की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। अब यहाँ पर जो कंडीशन है मेवाड़ की, तो महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ की तुलना आभूषण रहित, यानी उस समय के जो कवि थे उन्होंने मेवाड़ की या चित्तौड़ की तुलना कैसे की? आभूषण रहित विधवा स्त्री, आभूषण रहित विधवा स्त्री से तुलना करती मेवाड़ या चित्तौड़ की उस समय के कवियों ने, कि यह स्थिति है कि स्त्री जरूर है लेकिन कोई आभूषण नहीं पहना हुआ है, विधवा स्त्री की जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि यहाँ खजाना सब कुछ खाली हो चुका। जिस समय महाराणा प्रताप का गोकुंदा में राज्याभिषेक हुआ, कृष्णदास चुंडावत ने जब उसको तलवार उसके कमर में बांधी, तब महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगा और मैं अपनी माता के दूध को लज्जित होने नहीं दूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैं वैसे हर हाल में निभाऊंगा, मैं अपनी माँ के दूध को लज्जित होने नहीं दूंगा।
उसके बाद जब कुंभलगढ़ के अंदर दरबार था तो सारे मंत्रियों के सामने प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं मेवाड़ को चारों ओर से आजाद ना करवा दूं तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, पलंगों पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु के बने बर्तन में भोजन नहीं करूंगा और घास फूस की रोटी खाकर अपना जीवन यापन करूंगा। जब उसने एक विषम प्रतिज्ञा ली तो मेवाड़ के सरदारों में भी क्या आ गया, जोशा का संचार हुआ और जोश आ गया कि जब राजा इतना त्याग कर रहा तो हमें राजा का साथ देना चाहिए। जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहे है ना, वो भूख मरू में प्यास मरू पर मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ जंगलों में भटकूं पर मन में मारी आस रहे। जंगलों में भटकते रहे लेकिन अपने इस मातृभूमि का स्वाभिमान कभी उसने झुकने नहीं दिया। तो इसी दौरान घटनाक्रम है कि जब अमर सिंह जंगलों में थे, गुफा, कौन सी गुफा में? मायरा गुफा। प्रताप जंगल में कहा, किस गुफा में रहे थे? मायरा की गुफा। वर्तमान में कौन से अभ्यारण्य में? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य उदयपुर में है, इस अभ्यारण्य के अंदर ये गुफा है, मायरा की गुफा, जहाँ प्रताप ने अपने संकट काल के समय जीवन यापन किया। अब प्रताप बचपन में थे तो उसको शस्त्र विद्या का ज्ञान किसने दिया? ये ध्यान रखना, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था जयमल मेड़तिया, जो चित्तौड़ के 30वें शाखे में वीरगति को प्राप्त हुआ था ना। तो जयमल मेड़तिया ने प्रताप को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी थी। जब प्रताप जंगलों में थे, घास फूस की रोटी बनी हुई थी, तो अमर सिंह वो खाना खा रहा था तो एक जंगली बिलाव आया, उसके हाथ से लेकर वो रोटी चला। अब राजकुमार बिलखने लग गया, छोटा सा। करेलाल सेठे की रचना ना, हरे घासी रोटी ले जद बन बिलावड़ो ले भागियो, नन्नो सो अमरियो चिक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। वो इतना दुखी हुआ कि मेरी वजह से मेरा परिवार इतना परेशान हो। और कहते हैं कि अकबर को संधि पत्र लिखी। जब वो संधि पत्र अकबर के पास गया, अकबर फूले नहीं समाया, बहुत खुश हुआ कि जो सपना में दिन रात देखता था कि मेवाड़ के राजा को मैं अपने कदमों में झुका दूंगा, आज खुद झुकने के लिए तैयार हो। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए महाराणा प्रताप का जो पत्र है, वो कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के पास लेकर गया। बीकानेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ के पास लेकर गया पत्र, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ हमेशा अकबर के सामने प्रताप का गुणगान करता था, उसकी यशोगान करता था। जाकर कहा, भाई जिसके बारे में रोज तू बोलता था ना, देख आज वही शेर मेरे पिंजरे में कैद होने के लिए तैयार हो गया। पृथ्वीराज ने वो लेटर देखा, उसको भरोसा नहीं हुआ। उसको क्या नहीं हुआ? भरोसा नहीं। उसको भरोसा नहीं हुआ। तो उसने कहा, भाई एक मिनट रुको, मैं इसकी प्रमाणिकता जांचना चाहता हूं कि ये वास्तव में सही है या नहीं। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा जिसमें महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाने वाली बातें कि सुना है कि शेर आज सियार की मांग में जाकर सोएगा, सुना है कि चातक पक्षी आज जमीन का पड़ा हुआ पानी पिएगा, सुना है कि आज रजपूती विधवा हो गई। जब ये सब प्रताप ने पढ़े, उसका स्वाभिमान वापस जा गया और उसने वापस पत्र लिखा प्रताप अकबर को कि ओरिजिनल ये है, बाई मिस्टेक वो आ गया, भेजना किसी और का था, आपके पास पहुंच गया। पृथ्वीराज राठौड़ ने ले जाकर अकबर को कहा, ये लो ओरिजिनल। मराठा पर तो मंटा हैंड राइटिंग कैडी होगी। अकबर का मुंह उतर गया और उसने कहा, मैं अतक लड़ूला अकबर से, उजड़ियों मेवाड़ बसा लूला। मैं लड़ूला अकबर से और जो उजड़ा हुआ मेवाड़ है इसको वापस मैं बसाऊंगा। ये कौन कह रहा है? प्रताप कह रहा। जंगलों में बीलों के सहयोग से उसने अपनी एक सेना तैयार की। हथियार कौन बना देते? बील बना देते। गाड़े लोहार होता ना, ये बीलों के वजह अपना आपको प्रताप का सैनिक मानते हैं, गाड़े लोहार।
तो ये राठौड़ देखो महाराणा प्रताप को तो क्या बोलते थे, पातल, और पृथ्वीराज राठौड़ क्या बोलते थे, पीतल। क्या बोलते थे, पीतल। तो पीतल कौन था, पातल कौन था, और पातल पीतल किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पातल पीतल हरे घासरी रोटी जमीन रो धनी कुण गिड़गिचिया कुमकुम मिंजर दर खोजा दर मंजला दीप प्रतिबिंब धरती दोहरा, ये सब रचनाएं किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। इसे राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया को, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी घटना हो गई। अब प्रताप से जुड़े हुए कुछ अकबर प्रताप को अपने कब्जों में रखना चाहता था, इसलिए उसने प्रताप को समझाने के लिए 3-4 दूत भेजे। कितने भेजे, 4। सबसे पहले भेजा जलाल खान। किसको भेजा, जलाल खान कोटची। कब, 1500। ये ध्यान, मतलब राज्य अभिषेक के 6 महीने बाद ही अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपना एक संदेश देकर भेजा जलाल का कोटची को, कहा कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। प्रताप ने मना किया कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर 3 और भेजे 1573 में। कौन आया, जयपुर का राजा मान सिंह आया। अब ये देखो, ये अपन का राजस्थान है। उस समय मानसिंह दक्षिण भारत से दिल्ली आ रहा था। उसी समय बीच रास्ते में अकबर का संदेश मिला और कहा आपको किससे मिलना है, महाराणा प्रताप से मिलने के लिए जाना है। और वो अकबर का संदेश लेकर कहाँ पहुंच गया, मेवाड़ पहुंच गया प्रताप से मिलने के लिए। प्रताप ने पहले ही कह दिया कि मैं सिसोदिया वंशी प्रताप कछुआ वंशीय मान सिंह से मैं नहीं मिलूंगा, और ना मुझे मिलना पसंद है। पर क्यों, कि राजपूत अपनी रोटी और अपनी बेटी के टुकड़े नहीं करते। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जयपुर के राजाओं ने, इससे महाराणा प्रताप नाराज था। क्या राजपूत अपनी रोटी और बेटी के टुकड़े नहीं करते, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता, चलो यहाँ से। वो गड़े पड़ गया, अरे कह रहा है मैं तारा मनोनाश आयो है। कहते हैं महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात गोपीनाथ शर्मा कह रहा है गोगुना हुई, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव कह रहा है कि उदयपुर के अंदर हुई, कर्नल जेम्स कह रहा है कि महाराणा प्रताप की और मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई। कहाँ हुई, उदय सागर झील। तो आप आए थोड़ा उदय सागर झील, खूब एक बहुत बड़ी चौकी बनेगी महाराणाओं के मिलने के लिए। अब यहाँ पर प्रताप और मान सिंह की मुलाकात हुई। मान सिंह ने अकबर का संदेश सुनाया प्रताप कि चलो दिल्ली मौज करेंगे, ठाट बाट फुल, कोई टेंशन नहीं, क्यों तो अकबर लड़े ले। प्रताप ने बात काट, तू तो बोल ही नहीं, शिकल देखनी पसंद नहीं है। मान सिंह इतना सुंदर था, किस खेल की तरह दिखने वाला, जब हंसता था तो सिर्फ दांत ही दिखते थे उसके। अकबर ने मजाक में मान सिंह से कह दिया खाना खाते समय, क्योंकि बात पटू था कि जब खुदा नूर बांट रहा था तो तू कहाँ था, जब खुदा सुंदरता बांट रहा था उसमें कहा था। मान सिंह की बात पटू था, उसने बोल दिया कि जब खुदा नूर बांट रहा था तो मैं खुदा की गोदी में बैठा था। तो सभा ने सुंदरता देती मार ला रहे थे, कह देखो ब्यूटीफुल देखो, यही हुआ यार। प्रधान शिकल देखनी पसंद नहीं करते है ना। अब यहाँ पर उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई। सुनो, उदय सागर झील के किनारे मुलाकात हुई, चौकी बनाई जहाँ बैठने के, बात बनी नहीं।
शाम हो गई। प्रताप ने कहा अब भैया क्या फालतू बातें करनी नहीं और भोजन करना है कर ले, ठीक है ना। अब भोजन का समय हुआ और भोजन के समय भाव आया गया बड़ा सा सदा का बड़ा सा 56 भोग लगे मुझे। फिर मानसिक लगा जब खींच काटो खाना से तो, लेकिन 56 भोग लगे हुए थे यहाँ पर। अब भोजन के समय प्रताप खुद ना आकर अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह के साथ भोजन कराने के लिए भेज दिया कि जा तू भोजन करिए। ये देखकर मान सिंह नाराज हो गया, ये तो मेरा घोर अपमान है, सरासर अपमान है। भाई धारा दिल्ली नहीं आना मत यार, तो भोजन तो मारा था करना, एक राजकुमार को भेजा देते। मान सिंह वहां से खड़ा हो गया और पूछा अमर सिंह से भी कहाँ पिताजी। अमर सिंह का पिताजी रात और मातो दुख है छोकर मना गई चिकनास नहीं कहा। मान सिंह खड़ा हो गया और कहा इन माता का इलाज तो मैं कर ही दूंगा, इस सिरदर्द का इलाज तो मैं कर ही दूंगा, ध्यान रखना जी। उसने ये बात बोली, पास में खड़े सिसोदिया सरदार थे, उन्होंने कहा इलाज तो तू करना है, अपने फूफो जी को भी साथ में लेकर आना। किसको? मान सिंह का इलाज फूफा जी लाकर कि अपने फूफा को भी साथ में लेकर आना। और हाल ही उतोड़ करी तो मैं मालपुरा में मिल जाऊंगा, मालपुरा से इधर ढूंढा और इधर मेवाड़ की सीमा, इतना नाम है जरूरी नहीं है, मालपुरा हम जावा स्वागत करने वास्ते। चल निकल यहाँ से, हाथी पाकिस्तान में धोया बहुत गया हमने अपना दाव खाना मन भी कर दो, लेकिन जबरदस्ती खा भी नहीं पाया। चला गया सीधा कहाँ पर? अकबर के पास। सीधा कहाँ चला गया? अकबर के पास। अकबर ने पूछा प्रताप मान गया और बेइज्जती कर दी। मान सिंह क्या गया, मेरी तो बेइज्जती कर दी पूरी, खाने रास्ता होटल में उतार मांग खाना है। अब तो सीधा करो अटैक, क्यों वो प्रताप मानना लो नहीं। गुस्से में प्रताप से बोल दिया। फिर भी अकबर ने तीसरा दूत भेजा 1500 की, मान सिंह के पिता को भेजा, भगवंत दास को भेजा। एक बात तो ये भी है, अगर मान सिंह के साथ प्रताप बुरा व्यवहार करता तो ये नहीं आता, ये वहां पर नहीं। मान सिंह होने तो गए वैसा नहीं जानते, रोटी ओढ़ने खड़ा हो गए हैं। अब भगवंत दास आए, इसका मतलब अच्छा व्यवहार किया होगा, तभी तो यहाँ पर आए। भगवंत दास से भी बात नहीं बनी, जय माता जी के अगर फिर ही करते जय माता जी साहब, आप तो आगे रस्तो देखो। 1573 दिसंबर 1573 अंतिम में आया अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। कौन आया? टोडरमल। इसको भी चाय नाश्ता करवा दिया और वापस भेज दिया। अब 4 बार समझाने का प्रयास, अकबर ये साबित करना चाहता था कि देखो मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैंने तो समझाने के लिए 4 बार आप भी भेजे, तो प्रताप इस मानना नहीं। अब तो क्या होगा? 3 मार्च 1500 मान सिंह को अकबर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है, मुगल सेना का क्या बनाता है? प्रधान सेनापति बना देता है, और एक सेना का भेज देता है मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ की तरफ सेना भेज देता है। सारे सैनिक क्या हो जाते हैं? बदायूनी अपने संरक्षक नकीब खां से कहता है कि चलो युद्ध होगा, अब तो मेवाड़ चलते हैं। नकीब खान ने मना कर दिया। नकीब खान ने कहा बदायूनी से कि अगर इस सेना का प्रधान सेनापति अगर कोई हिंदू नहीं होता, मान सिंह को चुन लिया गया था, तो मैं युद्ध मैदान में जाने वाला पहला मुस्लिम मैं हूं, क्योंकि अब इस सेना का हिंदू है सेनापति, मैं तो नहीं हूं। जाओ
यहाँ आगे अब आगे मांडलगढ़ कहाँ पर है? मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर 2 महीने तक मांडलगढ़ के अंदर मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया था। ध्यान रखना, मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण किस किले में दिया? मांडलगढ़। अब ये जो 3 मार्च क्षेत्र के अंदर एक सेनापति बनाया है, कहां पर बनाया है इसको? अजमेर में ये जिम्मेदारी दी गई थी। ध्यान रखना, अजमेर के अंदर अकबर ने मैगजीन का किला बनाया ना, इसी किले में मान सिंह को ये जिम्मेदारी दी। मांडलगढ़ पहुंच गया मान सिंह सेना लेकर, अपने साथ आसफ खां को लेकर पहुंच गया। इधर प्रताप भी अपनी सेना लेकर आगे निकल गया और कौन से गांव में अपना पड़ाव डाल दिया? लोसिंग गांव। और इधर अकबर की सेना भी आगे बढ़ी। जिस जगह पर प्रताप ने अपना पड़ाव डाला वह एक संकरी घाटी थी। संकरी घाटी मतलब 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसा रास्ता जहां से या तो एक बार में एक ही घुड़सवार निकल सकता है या एक बार में एक ही सैनिक निकल सकता है। सामने मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में, इधर प्रताप की सेना के 2 भाग, एक हरावल दस्ते के अंदर था हकीम का सूरी और एक प्रताप जिसका खुद प्रताप नेतृत्व कर रहे थे। सेना के 3 भाग हैं, एक हरावल, एक कारावल और एक चंदावल। ये सेना के 3 पार्ट। सेना की सबसे अग्रिम पंक्ति वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं? हरावल। बीच वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं? कारावल। और सबसे जो रिजुर सैनिक होते थे, रिजुर सैनिक होते थे उससे बोलते थे चंदावल। और मुगलों की रिजुर सेना का सेनापति कौन था? मियंतर खान। कौन था? मियंतर। इधर ये आ गए मोलेला गांव में, मुगल सेना कहां पर आ गई? मोलेला। और ये लोसिंग गांव में आकर रुके। मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ना टेराकोटा। तो यहाँ पर रुके। अब क्या हुआ? युद्ध की तिथि के बारे में कुछ करना। हल्दी घाटी में लगे शिलालेख के अनुसार, हल्दी घाटी का जो मैदान है वहां पर एक शिलालेख लगा, उसके अनुसार युद्ध कब शुरू हुआ? 18 जून 1576। ठीक है। गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहा है कि युद्ध कब शुरू हुआ? 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, वरना अपन को क्या याद रखना? अगर सीधा सवाल आ जाए 18। अब इस युद्ध के शुरुआत में राजपूतों का जो पहला आक्रमण था वो इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना भेड़ बकरियों की तरह बिखर कर तितर बितर होकर भागने लगी। बीकानेर की शासक किसके नेतृत्व में? लूणकरण के नेतृत्व में मुगलीय सेना भागने लगी। तभी भागती हुई मुगल सेना को देखकर चंदावल दस्ते का प्रमुख व्यक्ति कौन था? वो बीच में भागता हुआ और चिल्लाया जोर से, कब भाग रहे हो? मुगल सेना के घर जाओ। क्यों? मैं लड़ना करे कोई खूफा कर दिया है मैंने। अरे भागो मत, आशा अकबर सेना लेकर आ रहा बहुत बड़ी। जी अकबर का नाम सुना, भागती हुई मुगल सेना के पांव जम गए, जोश आ गए। अब सेना आ रही हो और स्थिति बदल गई। मुगल सैनिक कितने थे? 80,000। महाराणा प्रताप के कितने थे? 20,000। पहला प्रहार तो बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन जब मियंतर खान ने झूठा प्रचार कर दिया अकबर का, स्थितियां वापस उल्ट हो गई। युद्ध मैदान के अंदर प्रताप की निगाहें मान सिंह को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी? मान सिंह के। उन दिन को जीवन गियो बने बुला रहे वो अमर सिंह एक लोग आयो रात रात हैं तापर जान गला में आई।
निवेदन होने। इतने में मानसिंह अपने कौन से हाथी पर बैठा था? मर्दाना हाथी पर बैठा था मानसिंह, दिख गया और चेतक को प्रताप ने इशारा किया और चेतक हाथी की तरफ चला गया सीधा। इशारा पाकर चेतक ने अपने दोनों पैर मानसिंह की सिर के ऊपर, हाथी के सिर के ऊपर रख दिए। हाथी की सूंड में एक खंजर लगा हुआ था जिसके कारण चेतक का पिछला पैर कट गया। गाय महाराणा प्रताप का घोड़ा था और इस चारों ओर मुगल सेना से गिरता देख शादी का झाला विदा या झाला मान बीएल पनगड़िया झाला विदा को क्या कहता है? वो झाला मान। वो आया और प्रताप से कहा ये छत्र मुझे दे दीजिए और आप युद्ध मैदान से सुरक्षित निकल जाइए, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। प्रताप कहने ये छत्र तो मेरा है, किसी को नहीं। तो झाला मान ने कहा इसका मतलब आप मुझे अपना भाई नहीं मानते। इमोशनल बात कर दी। प्रताप कह रहा हूँ मुकुट दिया, झाला मान ने वो मुकुट धारण। प्रताप घायल चेतक के साथ सुरक्षित निकल गए। मुगलों की एक सेना प्रताप के पीछे लग गई। ये बात पता चली किसको? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह। तो युद्ध शुरू होने से पहले शक्ति सिंह किसके पास चला गया था? शक्ति सिंह अकबर के पास चला गया था और जब अपने भाई को लड़ता देखा उसका स्वाभिमान जा गया और वो भी प्रताप की सहायता के लिए वहां पहुंच गए। हल्दी घाटी से दूर एक बलीचा गांव, कौन सा गांव? बलीचा गांव में एक नाला था। उस नाले को जो बह रहा था, उस नाले को पार करते ही छलांग लगाकर जब चेतक ने पार किया, दूसरी तरफ जाते ही चेतक की मृत्यु। कहते हैं कि प्रताप इतने कभी दुखी नहीं हुए थे जितना अपने पीली और स्वामी भक्त घोड़े को खोकर वो दुखी हुए। चेतक का सिर गोद में लिए प्रताप उनकी आंखों से जब आंसू आ रहे थे तभी उनको एक आवाज सुनाई दी, ओ नीले घोड़े का सवार हमारा मेवाड़ी सरदार। जब प्रताप ने गर्दन ऊपर की तो देखा सामने कौन था? शक्ति सिंह। उसका भाई शक्ति सिंह था। दोनों भाई गले मिले, जैसे राम और भरत का मिलन हुआ, वो मिलन यहाँ पर हुआ है ना। दोनों अपने आंसू पहुंच रहे थे, तू मत डराओ कि तू मत, ये हुआ। ठीक है, जहां झालामान का सिर सब गिरा था लड़ते हुए, कहते कि वहां 50 मुगल सेना के सैनिक भी मरे हुए पड़े थे। प्रताप को पकड़ने की शर्त थी कि जिंदा या मुर्दा प्रताप को उसके कदमों में झुकाना। इसलिए युद्ध अनिर्णित रहा। अकबर का सपना पूरा नहीं हुआ। अकबर कहता ना कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागोर, रजवट भूख अनोकड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। मन में रह गया उसके चित्तौड़ जीतना, प्रताप को उसके कदमों में झुकाना। और इसके बाद युद्ध के बाद अकबर इतना गुस्सा हुआ किसके ऊपर? मानसिंह और आसफ खान के ऊपर। दोनों के ऊपर इतना गुस्सा हुआ कि इन दोनों को दरबार से बाहर निकाल दिया और 2-3 महीने तक नो एंट्री कर दी कि आपको दरबार में नहीं देंगे। उनकी ड्यूटी बंद कर दी पूरी। हाँ, जिस जोश में आप गए ना उस जोश में तो प्रताप आया ही नहीं यहाँ पर, तो जोश का काम है। जब युद्ध चल रहा था तो बधाई थी, जब बाण चला रहा था तो सामने मानसिंह के राजपूत और इधर प्रताप के राजपूत वो एक जैसे ही लग रहे थे। ये देखकर बदायूं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं बाण किस पर चलाऊं, अगर चला दिया तो अपना वाले कोई सैनिक मरमत हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आसफ खान के पास गया। आसफ खान से जाकर कहा कि ये दोनों तरफ राजपूत एक जैसे दिख रहे, बाण कहाँ चलो? तो आसफ खान ने कहा बाण चलाए जा, मरेगा तो काफी, भला तो हमारा ही होगा। इधर वाला मरे चाहे उधर वाला मरे। इसके अनुसार ये युद्ध कैसा युद्ध था? एक जिहाद का युद्ध। क्या था? जिहाद यानी धर्म युद्ध था ये। अब इस युद्ध का पहला मुकाबला हाथियों के बीच में हुआ। इधर महाराणा प्रताप का हाथी लोणा,
गजमुक्ता और राम प्रसाद। उधर भी अकबर के आते थे, वो लड़ रहे थे, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी युद्ध। एक गांव से दूसरे गांव तक ये लड़ता चला गया, इसलिए इसको गांव का युद्ध भी कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? गांव का युद्ध। एक गांव से दूसरे गांव तक युद्ध चलता गया, इसलिए इसे गांव का युद्ध भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहता है। क्या कहता है? थर्मोपोली। थर्मोपोली की संज्ञा किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने दी। अब बदायूंनी जब उससे कहा, तो बदायूंनी ने कहा भाई ये तो बस की बात नहीं, तो उधर बाण चलाएगा। ये बात किसने कही? आसिफ खान ने कही। समझ बात आपको? एक और बात, बदायूंनी एकमात्र इतिहासकार था जो इस युद्ध में मौजूद था। हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद एकमात्र इतिहासकार कौन था? बदायूंनी। कहते हैं कि इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा। कौन था इतिहासकार? बदायूंनी। अब अकबर का सपना पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर अकबर का सपना पूरा नहीं